स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपना सवाल भेजें। नंबर है 9136934058। अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो आपके सवालों की उलझनों को दूर करेंगे। जिगर धर्मशी है, मोतीलाल ओसवाल के सीनियर मैनेजर हैं, और अजय केडिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटी के। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले लेकिन कुछ बड़ी खबरें, बिग न्यूज़ एक बार आपको अपडेट करा रहे कि रुपया आज फिर से 69 रुपये 66 पैसे के स्तर पर तक फिसल गया इंट्राडे में, और आखिर में 79 रुपये 60 पैसे के लेवल पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 108.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 108.40 के ऊपर भी आज डॉलर इंडेक्स गया। वही अगर बाइडेन का सऊदी दौरा की बात करें तो आज देर शाम बाइडेन सऊदी अरब के लिए निकलेंगे, और प्रेसिडेंट बनने के बाद बाइडेन का ये पहला सऊदी दौरा होगा, और एनर्जी पॉलिसी पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट का फोकस है कि कैसे गैसोलीन की कीमतें कम की जाए, क्रूड की कीमतें कम की जाए, और ओपेक को कैसे कन्विंस किया जाए कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। चलिए, एक और खबर यह है कि रूस से गैस सप्लाई को लेकर जिस तरह से दिक्कतें चल रही है, वो अब पूरे यूरोप में एक एनर्जी क्राइसिस का बन गया है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 में मेंटेनेंस की वजह से 10 दिनों तक उस पाइपलाइन को, एक बड़े पाइपलाइन को बंद किया गया, जिस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी में रूस से गैस सप्लाई होती है। और दूसरी चिंता यह है कि रूस ने यह भी धमकी दी है कि अगर स्थिति काबू में नहीं, स्थिति बिगड़ी तो वो परमानेंटली भी इस पाइपलाइन को बंद कर सकते हैं। एक और खबर यह है चीन को लेकर। चीन में 30 मिलियन लोगों पर पाबंदियां लगाई जा सकती है, उनके मूवमेंट पर, हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। और ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है वो काफ़ी ये कंटेजियस है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये एक चिंता की बात है। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, चीन से मांग घटने को लेकर, तमाम ऐसी चिंताएं हैं जो अब ग्लोबल मार्केट में इमर्ज होकर आ रही हैं। चलिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। केडिया जी, सबसे पहले रुपए की चाल पर आपसे बात करेंगे। जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है, भले ही मीडियम से लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है कि रुपए में अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होगा, ग्लोबल करेंसी के तौर पे इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन नियर टर्म में जिस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है बाकी करेंसी के मुकाबले, नियर टर्म में आपको लग रहा है क्या रुपए की कमजोरी रुकने वाली है? नमस्कार। देखिए, हम रुपए की कमजोरी रोकने की बात कर रहे हैं, बट सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। जहां पे हमने देखा डॉलर इंडेक्स 105.50 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन था वो तोड़ता हुआ दिखाई दिया, जब हमने कहा भी था कि यहां से अगर ये प्राइस टूटता है तो 109 से 110 का लेवल आराम से दिखा सकता है, बिकॉज एक राउंडिंग बॉटम या हम बोल सकते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ था जो 110 तक का लेवल दिखा था। तो आई डोंट थिंक जब तक डॉलर इंडेक्स का जो तेजी नहीं रुकती है, रुपए में गिरावट नहीं रुक सकती। नो डाउट स्टेप्स काफी लिए जा रहे हैं, चाहे हम क्रूड के मोर्चे पे बात करें, इंपोर्ट्स को लेकर है, या अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो ट्रांजैक्शंस को लेकर जो अपडेट आया है, ये भी काफी बड़ा रिलीफ देने वाली चीज है। बट टाइमिंग मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि फेड भी मंथ एंड पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे रेट हाइक हो रहा है, और साथ में जियोपॉलिटिकल कंसर्न वापस इग्नाइट हो रहा है। चाहे हम चाइना ताइवान की बात करें, चाहे हम यूक्रेन रशिया के साथ साथ अब जर्मनी या यूरोप की बात करें, तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में ठहराव आएगा तो ही हम रुपए में जो गिरावट है वो थमते हुए नजर आएगी। टेक्निकली अगर हम देखें तो 109-109.20 तक का लेवल डॉलर इंडेक्स, और वहीं 80 का लेवल स्पॉट में रुपया जाता हुआ आराम से दिखा सकता है। तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली कुछ गिरावट है, बट एक्शन जो लिया जा रहा है कभी भी रिवर्सल आ सकता है मंथ एंड तक, बट टाइमिंग 80 का लेवल इनसाइटेड है। जिगर, आपका व्यू क्या है? जिस तरह से रुपए में कमजोरी हो रही है, तो कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे करेंसी के वीकनेस को ध्यान में रखते हुए, रुपए की वीकनेस को ध्यान में रखते हुए? जी, गुड इवनिंग। बस मुझे लगता है कि कहीं रुपये की जो कमजोरी है वो आगे जाके भी, अगर मैं मीडियम टर्म ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मुझे लगता है कि वीकनेस थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। बट यस, इमीडिएटली कहीं ना कहीं जो 80 का लेवल है
एक हर्डल बना हुआ रहेगा और 80 का लेवल के ऊपर प्राइसेस सस्टेन होंगे, उसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन जरूर आएगा। बट यस, जिस तरह से ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं 108 के ऊपर अब डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुपये डेप्रिसिएशन की तरफ कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा मीडियम टर्म में, और प्राइसेस हमें $80 के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म ट्रेंड वैसे भी डेप्रिसिएशन में रहेगा, बट यस, इनिशियली थोड़ा एप्रिसिएशन आ सकता है। बट जो यूएसडी INR में ट्रेड करते हैं, उनका जो ओवरऑल अप्रोच रहेगा वो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी कंटिन्यू रहेगी। बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में गिरावट ज़्यादा आज दिख रही है, 4% अब टूट चुका है। शो के दौरान ही अब देखिए लगातार गिरावट, अगर इंट्राडे के चार्ट के जरिए आपको दिखा पाए तो 7,900 के आसपास भी चल चुका है, 4% की गिरावट आ चुकी है। केडिया जी, क्या लग रहा है, गिरावट बढ़ती जा रही है, शाम में और गिरावट बढ़ेगी या बाइंग लेवल आ रहा है धीरे धीरे? कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली टेक्निकली मार्केट ने 8,000 का लेवल तोड़ा है और यहाँ पे अगर 8 के नीचे सस्टेन रहता है, नो डाउट पहले भी हमने देखा था कि प्राइजेस ने 6 जून के करीब 7500 के करीब का भाव दिखाया था। हमें लगता है इस हफ्ते की यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो मीट है मिडिल ईस्ट में, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट बढ़ाने के लिए काफी जोर दिया जाएगा, जिसके चलते मुझे लगता है थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अगर डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो इचिमिको क्लाउड्स या बाकी टेक्निकल इंडिकेटर भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, जहां पे हमें लगता है ब्रेंट एक बार $100 का लेवल ब्रीच होता है तो एक प्रेशर बन सकता है जो वापस $97 तक का लेवल दिखा दे। तो आई होप डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकता है, बट इन ऑल प्राइजेस आर हेडिंग टुवर्ड्स लेट्स से 7200 टू 7300 हम मान के चलते हैं कि डॉलर दिखा देगा। हाँ, इसका सपोर्ट रुपए पे जरूर मिलेगा बट इमीडिएटली नहीं, बिकॉज फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है मार्केट में। बट डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है कि करीबन 90-50 के आसपास ब्रेंट वापस आ सकता है। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। जिगर, आपको क्या लग रहा है, और जिस तरह से वॉलेटिलिटी क्रूड की बढ़ती जा रही है, क्या ऑप्शंस की रणनीति कोई है क्या आपके पास? क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, निचले स्तर से वापस से बाइंग भी आ जाए। क्या सलाह देंगे यहाँ पर मौजूदा लेवल पे जिगर आप? मुझे लगता है कि क्रूड में जो करंट मोमेंटम है वो अभी भी नेगेटिव है और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आता हुआ हमने ज़रूर से देखा है, बट शॉर्ट कवरिंग रहेगी। बट फिर भी मेरा व्यू रहेगा, जो ओवरऑल बायस रहेगा वो सेल ऑन राइस का ही रहेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं जब भी करेक्शन आता है तो सप्लाई टाइटनेस की बातें आती है और क्रूड वहाँ से रिकवर हो जाता है और हायर लेवल्स पे या फिर जब कुछ डेटाज आते हैं तो दोबारा से रिसेशन के कंसर्न्स अराइज होते हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल कमोडिटी मार्केट जो है वो रिसेशन फियर्स और सप्लाई टाइटनेस क्रूड के लिए काफी ज्यादा मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। M6 के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि प्राइसेस में एक 7300 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। 7700 एक इमीडिएट लेवल रहेगा। तो ओवरऑल सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जब तक 8500 के बिलो है तब तक मीडियम टर्म बायस नेगेटिव रहेगा। ऑप्शन ट्रेडर्स की अगर बात करूँ भी, जैसे कि एक्सपायरी नजदीक आ रही है तो राइटिंग की स्ट्रेटेजीज जरूर से देखनी चाहिए। तो कहीं पर भी जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स है, कहीं ना कहीं उस पर एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थीटा वैल्यू गिरने के लिए, टाइम वैल्यू कवर अप करने के लिए एक सेलिंग की स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। आप दोनों के टारगेट, आप दोनों ने सेल कॉल ही दिया था, लेकिन आपके कहने से पहले ये टारगेट हिट हो चुके हैं। केडिया जी, नीचे का क्या टारगेट आप देख रहे हैं या कुछ बदलाव करेंगे क्या आप पुराने कॉल्स में? आप बिल्कुल, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू मार्केट में प्रेशर बना। अगर हम रिवाइज टारगेट की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये और फर्दर एक्सीलेट होकर आज 7820 से 7780 तक का लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ से और गिरावट लग रही है, 7820 तक के लेवल भी यहाँ पर दिख सकता है। हालांकि जो पुराने टारगेट है वो हिट हो चुके हैं। चलिए, अब क्रूड, ये मेटल में कॉपर की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर मेटल, हालांकि एक इंडिकेटर भी होता है, ग्लोबल इंडिकेटर, ग्लोबल ग्रोथ का सबसे ज़्यादा असर इस पर होता है। कॉपर में भी बिकवाली ज़्यादा है। कॉपर में क्या लग रहा है केडिया जी, यहाँ से और कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं लगातार कॉपर में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। आपका टारगेट भी 634 है, क्या इससे भी नीचे जा सकता है क्या भाव?
देखिए डेफिनेटली डिमांड कंसर्न चाइना से, कोरोना कंसर्न ये काफी बने हुए हैं, बट फ्रैंकली कि प्राइजेस रीजन से 880 से अभी 640 के नीचे जा चुका है। टेक्निकली इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता वीकनेस को, लेकिन रीजन से सेंटिमेंट जो बन रहे हैं, डॉलर इंडेक्स एक तरफ तेजी में, डिमांड कंसर्न बने हुए हैं, नंबर्स जो आ रहे हैं इंडस्ट्री ग्रोथ को वो काफी नेगेटिव दिखा रही है। जीडीपी में भी हम देख रहे हैं चाइना की जीडीपी ग्रोथ भी डाउनग्रेड की गई है, उसकी वजह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आई थिंक वेरी कॉशियस रहिए। इंट्राडे में जरूर शॉर्ट कर सकते हैं, बट ओवरनाइट कैरी मत कीजिए, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा चाइना एक अच्छा खासा स्टिमुलस इकोनॉमी में लाने की कोशिश की है। तो ऐसे टाइम पे मार्केट वॉलिटिलिटी कंटिन्यू करेगा, बट हाँ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 628 625 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। प्रेशर है ये हफ्ते में, बट जैसे हम मंथ एंड तक जाते हैं तो मुझे लगता है ये प्रेशर यहाँ से रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो टेम्परेरी बिल्कुल इंटरडे के लिहाज से बेच के चलिए, 634 का टारगेट रहेगा। ओके, 6 यानी 637 के आसपास है। हालांकि ऊपर में बेचने की सलाह है 641 पे, 634 के। केरिया जी, करंट लेवल पे बेच दे क्या, अगर किसी को बेचना है तो? मेरी सलाह है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। 640 641 का एक जंप मिले तो ही बेचिए, बिकॉज यहाँ से रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जिगर, आपकी सलाह कॉपर पर। एक सवाल भी है क्रिश का दिल्ली से, कॉपर पर जानना भी चाह रहे हैं, आपकी सलाह क्या है? आप क्या रणनीति बना रहा है कॉपर में? ओवरऑल सारा एक सेलिंग में मेटल कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा वीक दिख रहा है। जिस तरह से चाइना में कंसर्न से बार बार हमें कोविड कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ रिसेशन के कमेंट्स आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे है, तो कहीं पर भी कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है बेस मेटल के लिए कि प्राइसेस हायर लेवल्स पे रिवर्स हो जाए। यस, पुल बैक जरूर आते हैं। हमने रिसेंटली देखा था चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस के रिलेटेड टॉक्स हुए थे, तो प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिला था, बट वो टेम्पररी था, हायर लेवल से प्राइसेस सस्टेन नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि अभी भी जो ओवरऑल मोमेंटम रहेगा कॉपर और बाकी बेस मेटल्स का, वो सेलिंग में ही रहेगा। पुल बैक्स पे सेलिंग करने का मौका लेना चाहिए रहेगा। तो कॉपर की अगर बात करें तो करंट लेवल्स पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होगा। आई वुड सजेस्ट, अगर पुल बैक आता है तकरीबन 641 और 645 की रेंज में, तो वहां काफी अच्छा सेलिंग का मौका लेना चाहिए। 650 के अबोव का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इनिशियली टारगेट 635 का रहेगा, बट 635 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 620 या उसके बिलो के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं कॉपर में। क्रूड, रुपए, करेंसी सबके बारे में बात करने के बाद अब वक्त हो चला है मॉनसून मीटर का। और मॉनसून पर और भी ज़्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ स्काईमेट से महेश पलावत साहब जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल बॉम्बे को लेकर ही होगा, क्योंकि मुंबई के लिए आईएमडी ने 14 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि पिछले फ्राइडे मुझे याद है उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन उस दिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। इस बार क्या लग रहा है, आप लोगों का क्या अनुमान है अगले 3 दिनों के लिए मुंबई के लिए? देखिए, अभी तो आज बारिश हुई थी, सुबह के समय काफी अच्छी बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश बहुत कम हो गई। तो आज हमें उम्मीद है कि रात में बारिश शुरू हो सकती है, और कल जो 13 तारीख है वो ज्यादा क्रूशियल है। उस समय बारिश काफी अच्छी होने की संभावना है, 3 डिजिट रेनफॉल के चांसेस लग रहे हैं। और 14 जुलाई होते होते बारिश फिर से थोड़ी कम होने लगेगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स रहेंगे। 70-80 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और उसके बाद से क्या होगा कि जो लो प्रेशर एरिया इस समय बना हुआ है, और जो गुजरात पर बहुत हैवी रेन दे रहा है और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पर बारिश दे रहा है, वो धीरे धीरे और आगे निकल जाएगा, और उसका इम्पैक्ट कम होने लग जाएगा, जिससे कि मुंबई की बारिश काफी कम हो जाएगी। और उसके बाद कम से कम 4-5 दिनों तक बारिश बहुत कम है, जैसे कि सिंगल डिजिट में रेनफॉल होगी, या कि 4-5 मिलीमीटर हो गई, 10-15 मिलीमीटर हो गई। तो यानी पूरी तरह से मौसम साफ नहीं होगा, लेकिन बारिश में बहुत ज्यादा कमी देखने को उसके बाद मिलेगी। जी सर, गुजरात के कुछ हिस्से से कुछ इलाके हैं जहां से बाढ़ की खबरें, बहुत ज़्यादा बारिश की खबरें आ रही, तो वहां पर क्या राहत मिलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या, कब तक? अभी देखिए, 2 दिन तक तो वहां पर भारी बारिश रहेगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया मूव कर रहा है ओडिशा से लेकर के ये गुजरात तक जाएगा। तो पहले भी बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, तो अभी भी जो दक्षिण जिले हैं उसमें सूरत, मुलसर, तापी, नवसारी, नर्मदा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, डांग, और उसके बाद ये अमरेली हो गया, राजकोट और जूनागढ़, भरूच, ये जो इलाके हैं एक सबसे ज्यादा इम्पेक्टेड रहेंगे। और उसके बाद 15 तारीख तक ये बारिश जो है वो और आगे निकल जाएगी, ये सिंध प्रांत की तरफ चले जाएगी, और जो कच्छ के इलाके है
जैसे कि आप कह सकते हैं कि नलिया, भुज, द्वारिका, ओखा और पोरबंदर, इन इलाकों में तेज बारिश होगी। तो यानी कि 2 दिन की बारिश और है वहां पर। उसके बाद बारिश कम हो जाएगी, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और दूसरा जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वो थोड़ा सा नॉर्थ में जाएगा, तो वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। जी, जो डेफिसिट वाले राज्य है बिहार, झारखंड और यूपी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट है, खास के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी। क्या खासकर यूपी में क्या दिक्कत है, क्योंकि 59% कम बारिश है सामान्य से, क्या यहाँ पर रिकवरी की उम्मीद करें? पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि अगले 8-10 दिनों में यहाँ पर तेज़ रिकवरी होगी। हालांकि दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी है, यूपी में क्या इंतजार करना पड़ेगा? और देखिए, दिल्ली में भी अभी जो बारिश हुई है ये पैची रेन है, बहुत ज्यादा बड़ी बारिश नहीं है। लेकिन अभी कल परसों यूपी और बिहार में हल्की बारिश होगी जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यानी ये मानसून की अच्छी रेखा जो अभी मध्य भारत में बनी हुई है लो प्रेशर के एरिया का कारण, जब ये हटना शुरू होगी और नॉर्थ में मूव करेगी, ये 18-19 तारीख के पास हमें उम्मीद लग रही है कि ये नॉर्थ में चली जाएगी। और उस समय जो भारी बारिश है वो जो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं यहाँ पर, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 19 तारीख से उम्मीद है कि बारिश काफी अच्छी होगी और जो 3-4 दिन तक चलने की उम्मीद है। उस समय रिकवरी काफी ज्यादा तेजी से होगी। जी, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी डिटेल बताया कि किस तरह की स्थिति आगे बनेगी मानसून को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला फटाफट कर लेते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल जमा हो चुके हैं। ओम प्रकाश है भिलाई से, नेचुरल गैस का इस हफ्ते का रेंज जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, आप किस तरह के रेंज की उम्मीद कर रहे हैं नेचुरल गैस में पूरे हफ्ते के लिए? देखिए, नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस और यूरोप, बिकॉज जिनसे यूरोप में हमने देखा कि रशिया एज ऑफ नाउ तो मेंटेनेंस के लिए बंद, बट आगे जाके और भी सप्लाई कंसर्न्स रह सकता है। तो इंटरनेशनल में 6.5 का लेवल तोड़ चुका है और ऑलरेडी पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश करी। तो ये हफ्ते में मुझे लगता है ब्रॉडर रेंज रहेगा वो 485 से लेकर 570 का रहेगा। अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मुझे लगता है 515 पे लेके चलिए, 550 से 560 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। अगले दर्शक हीरालाल है राजस्थान से, चांदी किन स्तरों पर खरीदें उनका सवाल है और इनका होल्डिंग पीरियड 3 महीने का है। लगता है ये हाजिर में खरीदना चाह रहे हैं। तो जिगर, किन स्तरों पर खरीदें, वो एक लेवल बता दीजिए, बाइंग लेवल, और 3 महीने में कहाँ तक भाव जा सकता है चांदी का? जी देखिए, मुझे लगता है कि इनिशियली तो मार्केट में अभी भी काफ़ी गिरावट दिख सकती है और मुझे लगता है कि तकरीबन 55,000 से लेकर 54,500 के करीब तक के भी लेवल्स सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वेट कर सकते हैं और 55,000 के बिलो यानी 54,500 के बीच में कहीं ना कहीं खरीदारी का मौका लेना चाहिए। तब तक के लिए एक बार वेट करना चाहिए सिल्वर में। अगले दर्शक हमारे साथ किशन है नासिक से, इनका सवाल है जीरे पे। केडिया जी, ये 22,500 रुपये पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, क्या करें? अगस्त की एक्सपायरी वाली पोजीशन है ये। देखिए, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है पूरे एग्री पैक के अंदर एक काफी अच्छी तेजी बनी है, जिस से मानसून की एक्टिविटी थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। टाइमिंग मुझे लगता है इनको शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, जो मुझे लगता है कि 22,500 से लेकर 22,800 तक का लेवल दिखा सकता है। तो इनका अगर मेरे ख्याल से 21,500 पे रहेगा शॉर्ट, बिकॉज आज भी हमने प्राइजेस में अगर तो ये 22,200-300 के आसपास अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो बेटर है शॉर्ट से तो निकल जाइए, ऊपर में 22,500 से 22,800 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। वो विवेक कुमार है नवी नगर से, 5 लॉट सिल्वर मिनी इन्होंने लिया है, 60,200 पे लिया है, क्या करे? काफ़ी लॉस हो रहा है इनको के जिगर, क्या सलाह देंगे इनको? 60,200 काफ़ी ऊपर की बाइंग है। देखिए, अगर इनका जो हॉराइजन है वो शॉर्ट टर्म रहेगा तो मैं कहूँगा कि एक बार एग्जिट करने को देखना चाहिए। बट यदि अगर ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डिंग कैपेसिटी और होल्ड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि मुझे अभी भी और थोड़ी गिरावट है, 55,000 से 54,500 तक का लेवल आ सकता है। तो आई थिंक वहाँ पर एक बार एवरेज ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं और वहाँ से मुझे लगता है कि सिल्वर में तेज़ी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म अगर पोजीशन है तो नीचे में एवरेज करने को देखें, बट अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन ली है तो मुझे लगता है कि मार्केट के करीब एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। दिया जी, फटाफट से एक जवाब और दे दीजिए। सार्थक अग्रवाल है इंदौर से, कपास खली में आगे क्या लग रहा है? इनके पास में स्टॉक है कपास खली का, क्या करना चाहिए इनको?
देखो फिजिकल के मुकाबले हमने फ्यूचर में काफी गिरावट देखी थी, बट अब यहाँ से शानदार रिकवरी पूरे एग्री में है, उसका बेनिफिट मिलेगा, जो मुझे लगता है कि ऊपर में 2680 से लेकर 2700 तक का एक इनिशियल बाउंस दिखाई देगा। जिस ढंग से क्रॉप कॉटन के कंसर्न्स बने हुए हैं, जो कॉटन को भी सपोर्ट दे रहा है, कॉटन सीड ऑयल को भी सपोर्ट करेगा, तो 2700 के लिए होल्ड कर सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के ज़्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश की। बचे हुए सवाल हम कल लेने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट, म्यूचुअल फंड